नमस्कार जनमानस और ई न्यूज़वा के संयुक्त पेशकश में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ यू न्यूज़वा के सुधांशु जी हैं और मैं हूं मानस मिहिर। दिल्ली चुनाव के बाद सारा राजनीतिक महकमा इस चर्चा में है कि बिहार में क्या होने वाला है। दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने परचम लहराया है, केजरीवाल को हराया है और उससे बीजेपी का मनोबल है। अब बिहार में इस बात की चर्चा होने लगी है कि जेडीयू और बीजेपी में बड़ा भाई कौन होगा, क्योंकि हमेशा से इसी बात की लड़ाई है। जो बड़ा भाई होगा सीएम पद पर उसकी दावेदारी अधिक मानी जाएगी। क्या कहते हैं सुधांशु आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र को लेकर के बिहार को जोड़ते हुए जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उन्होंने यह कहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती तो बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ। तो सवाल उनसे बिहार को लेकर किया गया था, लेकिन उन्होंने उदाहरण जो है महाराष्ट्र को लेकर दिया था। उन्होंने कहा था जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती तो मुख्यमंत्री बीजेपी के हुए। तो हालांकि उन्होंने खुलकर यह बात नहीं कही कि बीजेपी जो है बिहार में अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आएगी तो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इशारों में उन्होंने यह जरूर कह दिया कि महाराष्ट्र की तरह अगर बीजेपी का प्रदर्शन बिहार में भी बेहतर रहा, ज्यादा सीटें बीजेपी की आई, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। हालांकि उन्होंने इस बात से यह भी उन्होंने यह कहा था कि इस बात की चर्चा जो है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर एनडीए के जब सभी नेता बैठेंगे तो उस पर चर्चा विस्तार से की जाएगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद आनन फानन में बीजेपी बिहार कोर कमेटी ने जो है बैठक करी और बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बिहार बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया। हालांकि देखिए उस उसी दौरान बीच में सुधांशु जी रोकना चाहेंगे। इसी बीच जी जब अमित शाह का बयान आया और 2 ही 3 दिन बाद चिराग पासवान के तरफ से भी इसी तरह के बयान आए, इसके बाद फिर नीतीश जी जी मौन हो गए और बिहार में जोरों की चर्चा होने लगी कि फिर से नीतीश एक बार पलटने वाले हैं। उसी के काउंटर में बिहार में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि हम लोग नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। क्या? जी जी वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी, हालांकि देखिए जब ये मीटिंग हुई थी बिहार बीजेपी कोर कमेटी की, तो उससे ठीक एक दिन पहले बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जायसवाल जी, उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन जब बैठक हुई तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है बीजेपी का वो नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि उन्हें जानकारी हर बात की थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मीडिया को इस बात का जवाब नहीं दिया था, जबकि अंदर खाने सब कुछ चल रहा था कि आखिर करना क्या है, यह पहले से तय था। लेकिन देखिए, एक बात से मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो अंदर खाने से हमने बहुत लोगों से बातचीत की बिहार से, जो अंदर खाने से चर्चा चल रही थी, वो चर्चा यही थी कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीच जब से सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे, वो घटना आपको भी याद होगी कि दो दो बार सम्राट चौधरी वहां से लौट गए और मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं करी थी। और उसके बाद से ही यह कयास लगाए जाने लगे थे कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और बाद में तो खबरें ये तक भी उड़कर आई कि बिहार में बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों को खुलकर काम नहीं किया करने दिया जा रहा है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से बीजेपी के नेताओं पर शिकंजा कसा हुआ है। नीतीश कुमार ने यह बात देखिए मीडिया में खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन अंदर खाने से यह बात जरूर सामने आई थी। और सच भी यही है, जब जिस तरीके की घटनाएं बिहार में होती गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यह कयास बिहार में तो जोरों पर लग रहा था कि इस बार भी मकर संक्रांति के समय पर बिहार में खेला होगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के मौका पर बिहार में खेला हुआ है। तो इस बार भी संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन उन सभी संभावनाओं के बीच
नीतीश कुमार ने जो आरजेडी की ओर से लगातार भाला फेंका जा रहा था गेंद की नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर हार जाए आरजेडी में, तब नीतीश कुमार ने दो बार यह बयान दिया था कि अब दो बार मैंने गलती कर ली, अब नहीं करने वाला हूं। अब ये बयान नीतीश कुमार का तब आया था जब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया था। तो अब आप ये बताइए कि अब जो बीजेपी है, क्या बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेला करेगी? यह एक बड़ा सवाल है। बिहार में कुछ भी हो, नीतीश के बिना फिलहाल राजनीति संभव नहीं है सत्ता में, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों में से किसी जिसके पास नीतीश रहेंगे सत्ता उसी के हाथ में होगा अभी के समय में। आगे 6 महीने बाद क्या स्थिति होगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी जो स्थिति है उस हिसाब से जहां नीतीश रहेंगे सत्ता वहीं रहेगी। इसलिए बीजेपी ये कतई कोशिश नहीं करेगी कि नीतीश नाराज होकर अंतिम समय तक, अगर मान लीजिए कि नवंबर में चुनाव होना है तो अक्टूबर में भी अगर नीतीश नाराज होकर तेजस्वी के साथ चले गए और तेजस्वी के साथ खड़े होकर कहेंगे कि अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी होगा, तो बीजेपी का सारा महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली सारा चुनाव जो है धाराशायी हो जाएगा, उसका कोई असर फिर बिहार में नहीं पड़ेगा। इसीलिए बिहार में बीजेपी के तरफ से मैं यहाँ रोकना चाहूंगा जी, ये नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ थे तो तब ही तो उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे अगले, उन्होंने तब भी वादे किए थे। उसके बाद पलटी तो मार दिया ना। लेकिन यह बात आप एकदम सर स्पष्ट है, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर नीतीश कुमार अब पलटी भी मारेंगे, क्योंकि लालू यादव अब नीतीश कुमार को बहुत अच्छे तरीके से परख चुके हैं, तो लालू यादव की जो अंतिम इच्छा, हाल के दिनों में लालू यादव नालंदा गए थे, वहां भी उन्होंने मंच से खुले तौर पर कहा था कि इस बार चुनाव प्रचार की कमान हम संभालेंगे, तेजस्वी यादव के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और हमारी इच्छा अंतिम यही है कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता हूं। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अगर पाला बदलेंगे तो लालू यादव तेजस्वी यादव को छोड़कर नीतीश कुमार को बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी देंगे? अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अगर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है और अंतिम समय में सीटों का समीकरण पे जेडीयू तैयार नहीं होता है जो बीजेपी के साथ गठबंधन में, तभी भी नीतीश छटक के चले जाएंगे और बीजेपी का सारा किया कराया धराशायी होगा। इसीलिए बीजेपी बिहार में बहुत ही फूंक के कदम रख रही है, आगे बढ़ रही है, क्योंकि अभी नीतीश की जो तबीयत है उसको लेकर लगातार आप सुन रहे होंगे कि तबीयत सही नहीं है। शारीरिक तौर पे तो नीतीश बहुत मजबूत हैं, देखते होंगे कि आप प्रगति यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर से उनकी तबीयत सही नहीं है। इसकी चर्चा चल रही है, ये कहा जा रहा है कि नीतीश अभी उस मानसिक स्थिति में नहीं है कि बैठ के टेबल पे 2 घंटे 3 घंटे या बात कर लें, हर एक सीट पर हर एक क्षेत्र में डिस्कशन कर लें कि इधर मेरा मजबूत है, उधर आपका मजबूत है, ये ले लीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जेडीयू के तरफ से संजय झा और ललन सिंह और अशोक चौधरी को बीजेपी से बात करने के लिए कहा गया है। तो अगर बीजेपी इनको अपने झांसे में ले लेती है, दबाव में ले लेती है और मना लेती है, तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में चूंकि आना चाहती है और महाराष्ट्र में जिस तरह से 133 सीट अकेले जीत गई और 142 कुछ ही सीटों का फासला था, उसी तरह से चाहती है बीजेपी कि बिहार में भी जेडीयू जिस तरह से अभी 30, 40, 45 सीट पे है उसी आसपास में रहे और वो बीजेपी शतक पार कर ले, तो फिर नेचुरल चीज है कि वो महाराष्ट्र वाली स्थिति बीजेपी यहाँ पर पैदा कर देगी और बीजेपी का अपना चीफ मिनिस्टर होगा। इसके साथ ही बीजेपी ये भी कोशिश करेगी कि आरजेडी के पास भी इतनी सीटें ना हो कि जेडीयू और आरजेडी मिलके फिर से सरकार बना ले। इस तरह की रणनीति पर बीजेपी की तरफ से काम किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से एक और रणनीति पर फिलहाल काम चल रहा है कि अगले 2 महीने में नीतीश को तैयार किया जा रहा है मानसिक तौर से कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए। इसी में अगर वो नीतीश तैयार हो जा रहे हैं कुछ केंद्रीय नेतृत्व में या केंद्र में कुछ पोस्ट दे करके उनको या कि एक सम्मानजनक विदाई दे करके, तो बीजेपी के तरफ से पूरी लिस्ट तैयार है कि अगर जून तक भी बीजेपी की सरकार बिहार में बनती है तो बीजेपी ने पूरी योजना का लिस्ट बना के रखा है कि जैसे ही ये होगा हमने
ये योजना लाना है और इसको तुरंत लागू कर देना है और लोगों को बताना है। ये तो 6 महीने का ट्रेलर है, 4 महीने का, और देखिए हम आएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं। बीजेपी की तरफ से इतनी तैयारी करके रखी गई है, लेकिन बीजेपी फूंक फूंक के कदम उठा रही है कि कहीं इसमें नीतीश नाराज न हो। नीतीश अगर इच्छा जाहिर करते हैं, नीतीश अगर एग्री हो जाते हैं सीएम पद छोड़ने के लिए, तो बीजेपी एक ही साथ दिल्ली, मणिपुर और बिहार में सीएम के चेहरे पर मंथन कर रही है। सर एक बात, जो आपने सीटों की चर्चा करी, तो यह बात देखिए, इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों में सीटों को लेकर घमासान तो अभी से ही जारी है। अगर आप एनडीए की बात करते हैं जी जी। तो कुछ दिनों पहले ही जेडीयू के तरफ से यह खुलासा कर दिया गया है, या कह दिया गया है बीजेपी को कि हम 110 सीटों से कम में नहीं मानेंगे, हम 110 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और आपको याद होगा, शुरुआती पहली बार जब नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे, तब बीजेपी जो आंकड़ा था, नहीं माफ कीजिएगा, मैं एक बार शब्द वापस ले रहा हूँ, 115 सीटों का जो है जेडीयू दावा कर रही है, जबकि पहली बार जेडीयू जो है 110 सीटों पर जीत दर्ज कर रहा था पहले जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2000 में। जब 2010 उसके का बाद इस बार वो आंकड़ा जो है 2010 की बात है, जब 2010 में जेडीयू अकेले दम पर 115 सीट जीती थी और बीजेपी 91। उस समय एनडीए का सबसे ज्यादा था। उस समय जेडीयू बड़ा भाई होता था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार फिर बीजेपी से अलग हो गए और फिर बीजेपी के साथ है, उसके बाद बड़ा भाई छोटा भाई को लेकर जो संशय था वो खत्म हो गया। उसके नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई, जो अब तक चल रही है। जहां तक मेरे पास जो जानकारी है सीटों को लेकर के, उसमें ये है कि जेडीयू की तरफ से क्लियर कर दिया गया है बीजेपी नेतृत्व को कि 143 में से 122 से कम पे तो नहीं मानेंगे, 122 से। और बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि हाँ 122 आपको दिया, 122 हमने आपको दिया, उसमें आप कुशवाहा और मांझी और चिराग को भी एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब 122 में अगर चिराग, मांझी और कुशवाहा को एडजस्ट कर लेगी जेडीयू, तो स्वाभाविक तौर पे क्या होगा कि इनके पास वो जेडीयू बीजेपी के हाथ में 121 सीटें आ जाएंगी, ठीक है। ऐसी बीजेपी इस प्रयास में लगी हुई है कि वो अगर कह रहा है, जेडीयू के तरफ से कहा जा रहा है कि 122 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, तो ठीक है आप लड़िए, कोई रोक नहीं रहा है आपको, लड़िए। इसमें आप इनको भी एडजस्ट कर लीजिए। इस चीज पर अभी चर्चा चल रही है सर। इसमें जो है वो जीतन राम मांझी भी तो कह चुके हैं ना कि 40 सीट पर हम लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान ने कह दिया कि बिहार के जितने भी जिले हैं, 38 जिलों में से हर जिले में हमें एक एक सीट चाहिए। तो अगर 122 जेडीयू, 40 जीतन राम मांझी हम, और अगर चिराग पासवान को बीजेपी 38 सीट देती है, तो फिर बीजेपी कहाँ जाएगी? हाँ, ऐसा नहीं होगा। जेडीयू के साथ मिला जुला के कुछ भी हो, बीजेपी कम से कम 110 सीट पे खुद लड़ेगी। उसके अलावे एडजस्टमेंट होगा। मांझी को मुश्किल से 7 से 10 सीटें मिलने जा रहा है। इससे ज़्यादा मांझी की न तो हैसियत है, न उससे ज़्यादा एनडीए देगा। अगर मांझी छोड़ के चले भी जाते हैं, जिस तरह से पिछली बार हुआ था, पिछले से पिछले बार, उसमें मांझी कहाँ जीत पाए थे, खुद भी 2 सीट पे लड़े थे। हाँ, मांझी की हैसियत नहीं है कि इससे अलग हो जाएंगे और जेडीयू में वो लालू के पास जाएंगे और लालू उन्हें 20 सीट दे देंगे, ऐसा मांझी की हैसियत नहीं है। हाँ, चिराग पासवान में हुकूमत जरूर है, लेकिन चिराग पासवान उधर जाएंगे इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि चिराग के चाचा पहले ही उधर जा चुके हैं। इसीलिए बीजेपी पूरी तरह से बहुत धीरे धीरे अपनी रणनीति पर काम कर रही है और वो कोशिश कर रही है कि 122 के अंदर बाकी जितनी पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़ के उसको समाहित कर लिया जाए और रिजल्ट फिर महाराष्ट्र के तरह, चूँकि जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हुआ है ना चुनाव, उसका बीजेपी उसको उत्साहित है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सर, लगातार आ रहा है जी, कि वो सवाल ये है कि आज बिहार में अभी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है कौन, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, कोई नीतीश कुमार के खिलाफ टक्कर दे सकते हैं? देखिए, इसको लेकर है ना कि बीजेपी की रणनीति
ये नहीं रही है कि वो सीएम कैंडिडेट को लेकर के पहले घोषणा कर दे। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए, जब 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था, क्या उस समय बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी? क्या महाराष्ट्र में जब चुनाव हो रहा था तो बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी? नहीं ना, वहाँ भी नहीं था। वहाँ पर तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, लगातार कई सालों से मुख्यमंत्री थे, फिर भी बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नामों की घोषणा नहीं की थी। उससे पहले आप देखेंगे तो जब आसाम में चुनाव हुआ था तो आसाम बीजेपी ने में राजस्थान में भी सरप्राइज दिया, हाँ, जब आसाम में मध्य भी प्रदेश चुनाव, में भी सरप्राइज दिया। हाँ, दिल्ली में भी देख लीजिए, दिल्ली में भी जब चुनाव से पहले केजरीवाल कई बार लगातार पूछते रहे हैं कि भाई आपका सीएम कैंडिडेट कौन होगा। दिल्ली में भी किसी का नाम पर कोई सहमति नहीं है। इसी तरह बिहार लेकिन में सर दिल्ली में तो बीजेपी ने इससे पहले कई बार जो है ये तो सीएम कैंडिडेट की घोषणा तो करी थी ना सर। हाँ, एक बार किरण बेदी को करा, किरण बेदी के समय की बात है 2015 में। उसके बाद से किरण बेदी के बाद से ही बीजेपी को जो झटका लगा ना, उसके बाद से ही अपनी रणनीति चेंज कर लिया और फिर से सीएम की घोषणा। उससे पहले एक बार हर्षवर्धन को भी करा था, डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 2013 की बात है जी। उसके बाद से अब नहीं चल रहा है। यहाँ कोई कदावर नेता है नहीं है, वो तो रिजल्ट के बाद जिसको चाहेगी, जिस पर मोदी शाह का हाथ पड़ेगा ना, वही बड़ा नेता हो जाएगा, फिर वही चीफ मिनिस्टर होगा और वही अच्छा काम करने लग जाएगा। बीजेपी की यही रणनीति रहती है। इसी तरह से किसी के चेहरे पर काम नहीं चलता। आप इतने दिनों से बिहार के पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा बिहार को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर आपको बहुत ज्यादा अनुभव है। तो एक वो आपको लग रहा होगा ना कि जैसे तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़े नेताओं में से एक माने जा रहे हैं और सीएम के उम्मीदवार भी मान के चलिए इंडिया ब्लॉक की ओर से वही होंगे। तो अगर एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों टूटती है, मैं सपोज दैट की बात कर रहा हूँ, दूर की, दोनों अगर टूटती है तो नीतीश कुमार के सामने बीजेपी किसे खड़ा करेगी? किसी एक चेहरे पर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ कास्ट समीकरण को देखा जाता है और बीजेपी इसको बहुत ही गहनता के साथ परीक्षण करती है और उसके बाद फिर जात के आधार पर बीजेपी नेता को आगे बढ़ाती है। किस समय क्या है, अभी बीजेपी देखिएगा 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही करीब 38 या 43 जिलाध्यक्ष की घोषणा किया है बीजेपी ने। उसमें जातीय समीकरण को बहुत ही गहनता के साथ उसमें समाहित किया है। इसमें बीजेपी की तरफ से अब ये इस फोक पर काम किया जा रहा है कि अगर नीतीश नहीं रहेंगे, नीतीश की जो तबीयत है उस हिसाब से नीतीश अगले लंबे समय तक अब राजनीति में नहीं रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब नीतीश नहीं रहेंगे तो नीतीश का जो कोर वोट बैंक है वो उनके जाने के बाद कहीं छिटके नहीं। वो राजनीति से अगर संन्यास ले लेते हैं या फिर केंद्रीय राजनीति में चले जाते हैं, वैसी स्थिति में नीतीश का जो कोर वोट बैंक है, दलित अति पिछड़ा है, वो कहीं छिटके नहीं। इसको लेकर बीजेपी के तरफ से अब काम शुरू कर दिया गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी जो जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई है बीजेपी की तरफ से, उसमें उस लिस्ट को जब आप देखेंगे ना तो बहुत गहनता के साथ उस पर फोकस किया गया है। सभी जहां जिस क्षेत्र में जिस बहुलता, जिस जाति का बहुलता है, वहां पर उसको तवज्जो दिया गया है। हाँ, उस लिस्ट में थोड़ा सा महिलाओं को लेके ये मायूसी है, उसमें 45 में से सिर्फ 2 ही महिलाओं को जगह दिया गया है। इस पर लेकर चर्चा, हालांकि अभी 7-8 जिला अध्यक्ष घोषणा और होना है, हो सकता है उसमें कुछ हो। एक सवाल और जो बहुत दिनों से चल रहा है, इसे लेकर बिहार की राजनीति भी बहुत गरमाई और वो अभी तक जारी है। एक सवाल ये आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत राजनीति में आ रहे हैं क्या? देखिए, नीतीश कुमार उन्हें विरासत सौंप रहे हैं क्या? इसे लेके ना पिछले कुछ दिनों से चर्चा जरूर है। इस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पर लंबी चर्चा हो सकती है। जो जिस तरह की चर्चा चल रहा है, ये तो चर्चा जरूर है कि वो आएंगे और आने वाले हैं। जिस तरह से पिछले 1.5 महीना पहले उन्होंने एक पारिवारिक कार्यक्रम में ही सही, लेकिन कहा था कि नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं और नीतीश को आप लोग, नीतीश मेरे पिताजी हैं, इनको वोट दे के जिताइए, नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं।
उस दिन के बाद से ही इस चीज़ की चर्चा होने लगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी राजनीतिक मामलों पर निशांत की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होती थी। वो बोलते थे, हमेशा नहीं। हाथ जोड़ लेते थे, जब भी कोई मीडिया की तरफ से सवाल होता था तो हाथ जोड़ लेते थे, नहीं मुझे माफ़ करिए, मेरी इसमें रुचि नहीं है, मैं इस पर। लेकिन जब से ये हुआ है ना, इस मुद्दे पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे अगले दिन। हाँ सर, एक एक सवाल ये आ रहा था कि जैसे नीतीश कुमार सिर्फ 43 सीटों पर सिमट कर रह गए, उसके बावजूद बीजेपी ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया और उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्या नीतीश सीटों कंप्रोमाइज को कर ही लेकर? रहे हैं, नीतीश लगातार अब कंप्रोमाइजिंग ही पोजीशन में है। दो लोकसभा चुनाव के बाद से आप झारखंड में देखिएगा ना, झारखंड में जिस तरह से वो सीटें मांग रहे थे, वहाँ सीटें नहीं मिली। जैसे इसके लिए सरयू राय लगातार प्रयास करते रहे कि जेडीयू को झारखंड विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें मिले, वहाँ नहीं मिला। फिर दिल्ली विधानसभा में बस एक सीट दिया गया, मतलब प्रदर्शन भी तो सर दिल्ली सांकेतिक के तौर पे। विधानसभा चुनाव में बहुत गद्दार रहा ना, 1% से भी कम वोट मिले। हाँ, सांकेतिक तौर से तो अब कंप्रोमाइजिंग मोड में हाँ। नीतीश हैं। नीतीश भी अब नहीं चाहते हैं कि राजनीति के अंतिम पड़ाव में छीछा लेदर हो, कुछ थुथु हो, इसलिए अब वो भी शांति से हैं और आगे बीजेपी के साथ ही चलना चाहते हैं। मणिपुर में जिस तरह से उन्होंने बीजेपी अपने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को हटाया, उससे साफ संकेत आ गया कि भाई अब नीतीश इधर उधर होने वाले नहीं है। भले सिर्फ मुंह से ही नहीं बोलते हैं, अब एक्शन भी इस तरह से लेते हैं। चलिए, कुछ और है? ठीक है, नमस्कार। हाँ तो ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए। इतना अहम समय आपने दिया और बिहार की राजनीति को लेकर आपने मुझे मौका दिया और एक अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार दर्शकों से यह जरूर अपील करूंगा कि आप लोग जनमानस और इनिजवा को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट जरूर करें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। हम और भी अन्य दिन भी आप लोगों के बीच हाजिर होते रहेंगे अलग अलग खबरों के साथ। आप लोग उसमें जरूर जुड़ा कीजिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।